देखो तो प्रीवियस क्लास में हम लोग स्टडी कर रहे थे डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, और हम आपको बताए थे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। अभी आपको टॉपिक है कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, मतलब कि ये हुआ कि क्या कोई मैटर अपना स्टेट्स को चेंज करता है। तो सीधी सी बात है, एक ही क्वेश्चन पे आते हैं, पहले एक एग्जाम्पल पे आते हैं, जैसे पानी। तो बताइए तो वाटर का क्या स्टेट्स है? वाटर आपको किस स्टेट्स में मिलता है? H2O किस स्टेट में मिलता है? सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में? लिक्विड। मेरे फ्रिज के अंदर में जो रखा हुआ पानी है डीप फ्रीजर के अंदर में, तो वो क्या है? अंटार्कटिका में जो पानी है वो क्या है? साइबेरिया में जो पानी है वो क्या है? हिमालय के ऊपर में जो पानी है वो क्या है? सॉलिड। तो इसका मतलब पानी का दो फॉर्म हो गया है, एगो सॉलिड और एगो लिक्विड। तो कहेंगे तीसरा, हवा में नहीं है पानी? हवा में भी पानी है, हवा में जो पानी है वो गैसियस फॉर्म में है। तो इसका मतलब पानी का तो तीनों फॉर्म है, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है। क्या तुम कभी ये सोच सकती थी, मतलब बता सकती हो कैसे हवा में पानी है? कभी ये मतलब फील की हो या किसी को ये दिखा सकती हो कि हवा में पानी है? एकदम इजी है। करना क्या है ना कि तुम एक, सबके घर में फ्रिज होगा, ऊपर वाले की दुआ से लॉकडाउन के कारण भी इतना गरीब नहीं हुए कि हमारा फ्रिज तक बिक जाए। तो अभी तक फ्रिज हमारे घर में सेफ है, सिक्योर है। अब भले कंपनी कोई और का होगा, फ्रिज है। तो फ्रिज में आप जो जाना है, डीप फ्रीजर के अंदर में एक बोतल पानी रखना है। डीप फ्रीजर तो आप जानती होगी, जो सबसे ठंडा प्लेस होता है फ्रिज के अंदर का। और फिर पूरा ठंडा कर देना, बर्फ जम गया बोतल के अंदर, और फिर उसको निकालना है। पूरा निकाल के कपड़े से अच्छे से साफ कर देना, साफ करके एक टेबल पर रख देना है। ऐसे हो सकता है सबके घर में अलग अलग तरह का बॉटल होगा, मेरे घर में तो भैया बहुत स्टाइलिश बॉटल है, ऐसे है। अब बनेगा ही नहीं, छोड़ दीजिए, जाए दीजिए। ऐसा है बॉटल है भैया, मेरे घर का बॉटल है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। कैप लगा देते हैं, सील पैक कैप है, ठीक है ना। अब ये फ्रिज के अंदर रखा हुआ था, इसके अंदर मतलब कि पूरा का पूरा क्या है? बर्फ है, पानी भी आप समझ सकते हैं। पूरा पोंछ पाछ दिए, एकदम कपड़े से एकदम अच्छे से पोंछ पाछ करके, और इसको कहां पे रख दिए? टेबल पे रख दिए। टेबल पे रखोगे तो थोड़ी देर के बाद देखोगे कि फिर यहां पे बहुत सारे ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर रहेगा, यहां पे ऐसे। देखियो कभी सामने में किनारे किनारे में बहुत सारा पानी रहेगा, ठीक। पहले तो हम सोचते थे कि हो सकता है कि यहाँ कैपुआ से लीक करके वो आ जाता होगा, फिर पहुंच दिए। थोड़ी देर बाद फिर पानी आ गया, फिर पहुंच दिए, फिर आ गया। तो साला बहुत ज्यादा लीक कर रहा है। तो फिर देखे पानी घसक करके, पहले मतलब मान लिया पानी को इस बार हम यहां तक रखे, मतलब ऊपर तक भी पानी नहीं है। फिर देखे फिर वही कहानी। तो हम सोचे अब तो लीक नहीं करना चाहिए, पानी तो नीचे तक है, तो ऊपर लीक कैसे करेगा? तब समझ में आ गया अब कि एक्चुअली में ये पानी ना बॉटल के अंदर से नहीं बाहर आ रहा है, ये वो पानी है जो हवा में है। होता यह है कि इस एयर के अंदर में भी बहुत सारा वाटर है जो वेपर के फॉर्म में है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है। लेकिन जब ये एयर कांटेक्ट में आता है, इस ठंडे बॉटल के कांटेक्ट में आता है, तो जो गैस है गैसियस फॉर्म में है। तो गैसियस फॉर्म में है, जब इससे टकराता है इस सरफेस के साथ, तो ठंडा सरफेस है ना, तो वो गैस हल्का ठंडा होता है, और ठंडा होने के बाद वो चेंज हो गया किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। आप ठंड के मौसम के बारे में सोचिए, ठंडा का मौसम में देखी होगी कि छत पूरा का पूरा भींगा हुआ रहता है, जैसे रात में बहुत ज्यादा लगता है कि हल्का फुल्का बारिश हुआ है,
लेकिन रात में बारिश नहीं हुआ है, तो आखिर वो छत भीग कैसे गया? तो होता यह है कि हमारे छत का जो सरफेस होता है वो रात में काफी ज्यादा ठंडा हो जाता है, और जब उसके कांटेक्ट का एयर, मान लीजिए उसके कांटेक्ट का ये जो एयर है ये सरफेस से टकराया तो वो गैसियस फॉर्म में है, लेकिन जब इस सरफेस के साथ टकराया तो वो भी ठंडा हुआ, और ठंडा होने के बाद उसके अंदर का जो वाटर था वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? ड्रॉपलेट के फॉर्म में। तो वो पूरा का पूरा आपका छत भीग जाता है, और उसी से ओस की बूंदें बनती है और बहुत कुछ। आप देखिएगा कि जो आपका खाना, मतलब चाय पानी जो भी बनाती हो, पानी बॉयल करते रहता है तो वेपर निकलते रहता है, तो वेपर निकलते रहेगा तो आपको पानी पता नहीं चलेगा, वो वेपर का फॉर्म में रहेगा। लेकिन अपना हाथ को थोड़ा सा ऐसे ऊपर रखो या किसी बर्तन को ऐसे ऊपर रख दो तो देखोगे ना पूरा का पूरा वहां पानी नजर आएगा ऊपर में। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो मैटर होता है वो अपना स्टेट्स को चेंज करता है। कैसे करता है? तो वो चेंज करता है, उस पर इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का। ठंडा गर्म करने पे वो अपना स्टेट्स को चेंज करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे अगर वाटर है, वाटर को अगर ठंडा कर देंगे तो आइस बन जाएगा, और फिर वाटर को गर्म कर देंगे तो वेपर बन जाएगा। जिस टेम्परेचर पे वाटर आइस बनता है उस टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। मतलब उस टेम्परेचर फ्रीज कर रहा है, फ्रीज मतलब जम रहा है, तो फ्रीजिंग पॉइंट। वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब वाटर को किसी भी जगह पे रखेंगे, उसका पहले मान लें कि हम एक डीप फ्रीजर में पानी को रखें, तो अभी बाहर में जो नॉर्मल वाटर है, जैसे ये नॉर्मल वाटर है, तो अभी जो रूम का टेम्परेचर मान लें कि है 37 डिग्री सेल्सियस, तो इसके अंदर का जो पानी है वो कितना डिग्री है? 37 डिग्री सेल्सियस। इसको उठा के हम डीप फ्रीजर में डाल दिए। डीप फ्रीजर में डालेंगे तो धीरे धीरे जो पानी है वो ठंडा होगा। ठंडा होगा मतलब इसका टेम्परेचर जो होगा वो फॉल करेगा, मतलब कि 37 से 36, 35, 34, 32 ऐसे करते जाएगा, और ये पानी का पानी ही रहेगा। और कब तक पानी रहेगा? जब तक कि इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाए। जैसे इस पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हुआ, उसके बाद क्या होगा कि अब यह बर्फ बनना शुरू होगा। अब फिर आप ठंडा करते रहिए तो धीरे धीरे ये 0 डिग्री सेल्सियस में ही पूरा का पूरा बर्फ बन जाएगा। तो अब ये जो बर्फ बनता है पानी, तो बर्फ बनने के लिए उसको कितना टेम्परेचर चाहिए? 0 डिग्री सेल्सियस। तो उस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पर एक लिक्विड सॉलिड बनता है, उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ बनेगा। अब जब तक वो बर्फ बनते रहेगा तब तक उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस का 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। उसके बाद अगर और ठंडा करो तो उसका टेम्परेचर नीचे जाएगा। पानी में क्या होता है कि एक एनॉमलस बिहेवियर होता है। वो क्या होता है कि टेम्परेचर के साथ जानते हो ना कि किसी चीज को अगर हम गर्म करते हैं तो फैलता है, और ठंडा करते हैं तो सिकुड़ता है। ये तो सबको पता होना चाहिए। गर्म कर दोगे तो कोई चीज फैल जाएगा, ठंडा कर दोगे तो सिकुड़ जाएगा। पानी के साथ ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, पानी को अगर किसी कटोरे में, किसी वेसल में लेकर के अगर गर्म करोगे तो फैलेगा। फैलता क्या? उसका वेपर तो पूरा रूम में फैल जाता है। लेकिन ठंडा करने के बाद वो धीरे धीरे सिकुड़ता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बन जाता है। बर्फ बनने के बाद जैसे उसका टेम्परेचर और कम करोगे तो फिर वो फैलने लगता है। समझे? मतलब कि जैसे जैसे उसको और ठंडा करो तो बर्फ जो क्या होगा? फैलेगा। और जिसके कारण क्या होता है कि अगर एक पूरा एक वेसल अगर मान लो कि उसमें पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है और सेम वेसल में बर्फ रखा हुआ है, एक बड़ा सा बाल्टी मान लिया कि 20 लीटर वाला बाल्टी है, उसमें पूरा पानी भरा हुआ है, और 20 लीटर का पानी में पूरा बर्फ भरा हुआ है, कौन ज्यादा भारी होगा? नहीं, पानी वाला। समझी?
पानी वाला ज्यादा भारी होगा। पानी जो होता है भारी होता है बर्फ की कमी, तो बोले नहीं कि बर्फ फैल जाता है, और जो चीज जितना ज्यादा फैलेगा उतना हल्का ना होगा। अगर तुमको ये और देखना है तो तुम क्या करो ना कि एक अपना बॉटल के अंदर में पूरा पानी भर दो, पूरा एकदम मुंह तक, या मुंह तक मत भरना, फिर थोड़ा हो सकता है कुछ खतरनाक चीज हो जाए। तुम उसका पानी मतलब कि थोड़ा नीचे तक रखो, यहां तक आज ही करना। पानी इसमें रखना, इसको डीप फ्रीजर में डाल देना, ठीक है ना। पानी तुम यहीं तक रखी हो, जब डीप फ्रीजर से इसको निकालोगे तो जो बर्फ तुमको मिलेगा वो यहां तक मिलेगा। तो फैल गया कि सिकुड़ गया? अगर ठंडा करने पर सिकुड़ता तो अगर पानी यहां था तो बर्फ यहां तक ना आना चाहिए था, बाकी दूसरा कोई चीज रहता तो नीचे आ जाता, लेकिन ये क्या हुआ और ऊपर फैल जाता। तो बर्फ जो होता है वो हल्का होता है, इसीलिए बर्फ देखो कि पानी में तैरता है। तो जैसे बहुत सारा जानते हो ना, जैसे कि आप डल झील में जाओ, कश्मीर में जो डल झील है, या आप अंटार्कटिका में चले जाओ, तो आप देखेगा समुद्र के सतह पे, सरफेस पे बड़ा बड़ा बर्फ का जो सिल्ली है, टुकड़ा है, वो तैरते रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा समुद्र का पानी या पूरा जो झील था उसका पानी बर्फ बन चुका, नहीं, सिर्फ ऊपर का पोर्शन। जैसे मान लो ना कि ये डल झील है, ये मान ली कि ये डल झील है, अभी गर्मी के मौसम में तुमको पानी नजर आया, इस पर नाव चल रहा है, ठंडा आया बर्फ बन गया, तो बर्फ बनेगा ना तो सिर्फ ये वाला पोर्शन बर्फ बनेगा पूरा, ऐसे, बस इतना ही, ऐसे। और इसके नीचे अभी भी क्या रहेगा? पानी। इसके नीचे पानी है, ऊपर में सिर्फ बर्फ है, और इसी में मछली उछली जो भी रहता है वो जिंदा रहती है। अगर पूरा का पूरा बर्फ बन जाता तब तो इसका कहानी ही खत्म हो जाता। समझ में आया? तो ऐसा मत सोचना कि पूरा बर्फ, ऊपर का बर्फ बन जाता और फिर ऊपर के जो कोल्ड एयर होता है उसको वो नीचे नहीं जाने देता, जिसके कारण अंदर का जो पानी है फिर फर्दर बर्फ नहीं बन पाता है। तो ये ऊपर में सिर्फ बर्फ बन गया, नीचे का पानी पानी ही रहेगा, और जिसके कारण उसके अंदर का जो एक्वेटिक एनिमल है वो आराम से उसके अंदर जिंदा रहते हैं। आप इसको देखिएगा ना, तो एक मूवी था एंटरटेनमेंट देखिएगा, तो बर्फ पे दौड़ते रहता है, एक बीच से क्रैक कर जाता है कि अगर टूटा ये बर्फ तो गिरोगे ना तो नीचे कहाँ चलाओगी? पानी में, तो डूब जाओगी। तो यही चीज होता है। और कुछ देखोगे ना तो जाओगे कहीं कहीं पे मतलब घूमने, तो देखोगे ना कुछ लोग इसमें होल कर देते हैं, ऐसे होल कर देगा, और होल करके ना यहाँ पे बैठ जाएगा आराम से, मजे लेगा, और यहाँ पे एक ये डाल देगा मछली फंसाने वाला, और फिर आराम से मछली फंसेगा, फिर यहाँ से खींचेगा, और यहाँ बर्फ पे ऊपर से बैठे रहेगा। ठंड के मौसम में जाओ तो डल झील पे तो कितना लोग क्रिकेट खेलते रहता है, पता नहीं चलेगा कि हम झील में मतलब पानी के ऊपर में क्रिकेट खेल रहे हैं। कहीं जोर का झटका लगा, बर्फ टूटा तो फैलता है। पानी का एक बिहेवियर समझ में आया कि पानी जो होता है ठंडा होने के बाद फैलता है, जिसके कारण बर्फ जो होता है वो ज्यादा हल्का होता है इन कंपेयर ऑफ वाटर। तो टेम्परेचर के साथ जो होता है ना, जो भी मैटर्स होते हैं वो अपना स्टेट्स को चेंज करते हैं। तो जैसे अगर वाटर है, वाटर अगर लिक्विड फॉर्म में है तो अगर उसको ठंडा करेंगे तो वो सॉलिड होगा, दैट मीन्स आइस बनेगा। जिस टेम्परेचर पर वो आइस बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीज कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन अब फिर आइस को आप निकाल लीजिए, आइस को निकालिएगा, फिर थोड़ा देर आप धूप में रखिए या नॉर्मल रखिए, तो देखिएगा कि धीरे धीरे क्या होता है कि वो आइस मेल्ट करता है, मेल्ट होने के बाद वाटर बनता है। लेकिन अब तुरंत मेल्ट नहीं करने लगता। मान लीजिए आइस का टेम्परेचर काफी कम था, तो पहले उसका टेम्परेचर राइज करता, राइज करते 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 0 डिग्री सेल्सियस आता, और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वो मेल्ट करना शुरू करता है। 0 डिग्री पर अगर फ्रीज करना शुरू करता है तो 0 डिग्री पर मेल्ट भी करेगा। मतलब कि अगर 0 डिग्री पर पानी है तो बर्फ बनने लगा, तो अगर बर्फ 0 डिग्री पर आया तो 0 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर टेम्परेचर और दोगे ना तो वो मेल्ट करने लगेगा, मतलब पानी बनने लगेगा। लेकिन जब तक वो पानी बनेगा तब तक फिर उसका टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। वो जब तक बर्फ बनते रहेगा, आप उसको गर्म करते रहिए। जैसे मान लो ना कि एक सस्पेन ले लो, ठीक ना,
और इसमें बर्फ डाल दो बहुत सारा टुकड़ा, और तुम इसका टेम्परेचर मेजर कर लो। मान लो कि आया टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस। फिर इसको गैस चालू कर दो, जला दो गैस, ठीक। तो देखो कि बर्फ पिघलने लगेगा। बर्फ पिघलने लगा तो पानी क्या होना चाहिए था? गर्म होना चाहिए था ना। गैस जला रहे हैं तो मेरा गैस जला रहे हैं तो हीट तो दे रहे हैं ना उसको, तो पानी गर्म होना चाहिए था। लेकिन देखिएगा ना कि जब तक ये पूरा बर्फ पिघल नहीं जाए तब तक पानी का जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस से चेंज नहीं करेगा, वो 0 डिग्री का 0 डिग्री ही रहेगा। एक बार जब पूरा का पूरा बर्फ पिघल के पानी बन गया, फिर आप गर्म कीजिएगा तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे राइज करेगा। 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 के बाद वो 100 पे जाता है, ठीक है ना। तो पहले 0 डिग्री तक क्या था? वो सॉलिड था। 0 डिग्री के बाद वो लिक्विड बना। लिक्विड के बाद वो लिक्विड कब तक रहा? तो 100 डिग्री सेल्सियस था। जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर हुआ, फिर अगर गर्म किए तो फिर क्या बनने लगता है? वेपर, जिसको हम लोग वेपराइजेशन भी कहते हैं कि व्हेन लिक्विड चेंज इनटू गैस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। लेकिन उस समय वो कितना डिग्री सेल्सियस पर गैस बन रहा है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो पानी जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे जा करके, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, देखो अगर आप ऐसे देखिए तो पानी का 2 टेम्परेचर है, 100 डिग्री सेल्सियस और बीच में 0 डिग्री सेल्सियस। अगर इसके बीच में टेम्परेचर रहा तब तो पानी पानी है। 100 से ऊपर सोचिएगा तब तो वेपर, और नीचे तो आइस। तो अब जैसे ही टेम्परेचर राइज करते करते पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, फर्दर गर्म करते हैं तो ये फिर वेपर बनने लगता है। तो इस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। इसको क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। मतलब पानी जो है वो बॉयल करने लगा। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट पे आपका लिक्विड गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो इसको हम लोग वेपराइजेशन कहते हैं। तो वेपराइजेशन इज द प्रोसेस इन विच एनी लिक्विड चेंज इनटू द गैस एट बॉइलिंग पॉइंट। और सारे मैटर का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। जैसे पानी का 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो वो आप वैक्स का निकालेगा तो कुछ और होगा, आयरन का कुछ और होगा, सबका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट भी सबका अलग अलग होता है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब कि जिस टेम्परेचर पर आपका लिक्विड क्या बनेगा, मतलब जो जिस टेम्परेचर पर आपका सॉलिड लिक्विड बनता है, तो सॉलिड जिस टेम्परेचर पर लिक्विड बनेगा मेल्टिंग पॉइंट, लिक्विड जिस टेम्परेचर पे सॉलिड बनेगा फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक ना। और फिर वेपराइजेशन। अब टेम्परेचर के साथ आपको समझ में आ गया कि किसी भी मैटर को अगर गर्म करेंगे तो अगर वो सॉलिड है तो सॉलिड में होता क्या है कि मान लीजिए कि ये सॉलिड है, इसके अंदर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इस तरीके से अरेंज है, टाइटली पैक्ड है। जब हम उसको गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद वो मॉलिक्यूल जो होता है वो अपने जगह पे प्रोपगेट करता है, वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट करने से क्या होता है कि इसके अंदर का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो कमजोर होता है, फिर टूट जाता है। टूटने के बाद थोड़ा और गर्म करेंगे तो ये अपने आप में क्या हो जाता है? फैल जाता है। फैल गया तो क्या बन गया? लिक्विड। इसको और गर्म किए, और हम गर्म किए तो और फैला, और फैला तो इसका मॉलिक्यूल इतना दूर चला गया तो क्या बन गया? गैस। ठंडा किए, ठंडा करेंगे तो फिर क्या होगा ना कि जो मॉलिक्यूल होते हैं कम टुगेदर, धीरे धीरे वो क्या होते हैं? पास आते हैं। पास आते हैं तो जैसे जैसे गैस है वो थोड़ा पास आया, तो पास आया तो क्या हुआ? पहले गैस का मॉलिक्यूल पास आएगा तो लिक्विड, और लिक्विड का मॉलिक्यूल और पास आएगा तो सॉलिड। ये इनकन्वर्टेबल होता है, मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट होता है। सॉलिड से अगर गैस होता है तो गैस से फिर, और इसमें बीच में क्या आता है? लिक्विड। मतलब पहले सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, फिर गैस से फिर ठंडा किए तो लिक्विड, लिक्विड से गैस। और ये सब जो लगभग में देखेगा लगभग मैटर में यही चीज होता है। लेकिन कुछ मैटर ऐसे हैं जिसमें सॉलिड से लिक्विड नहीं बनेगा, सॉलिड से सीधे गैस बन जाएगा। मतलब गर्म करने के बाद वो सॉलिड से वो लिक्विड नहीं बनेगा, सीधे वो गैसे बन जाएगा। उस तरह के सब्सटेंस को हम सब्लिमेट कहते हैं, और उस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल हुआ कम्फोर। आप अपने घर में कपूर देखिए, कपूर को तुम गर्म करो, गर्म करोगे तो लिक्विड नहीं बनेगा, वो सीधे क्या बन जाएगा?
गैस। तो कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से क्या बन जाते हैं, विदाउट चेंजिंग या विदाउट मेल्टिंग, बिना मेल्ट किए हुए सीधे गैस बनते हैं। तो उस तरह के सब्सटेंस को हम कहते हैं सब्लिमेट, कि दो सब्सटेंस जो सॉलिड, मान लिया सॉलिड है, बीच में लिक्विड है और फिर यहां पे मान लिया गैस है, तो जिसको सीधे सॉलिड से गैस बन जाए उस सब्सटेंस को कहते हैं सब्लिमेट, सब्लिमेट। और इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। क्लियर है? तो टेम्परेचर का मतलब समझ में आया कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है स्टेट पे। अब बात करते हैं प्रेशर का। प्रेशर आप सोचिए कि कोई भी चीज आपके पास है, उसको धीरे धीरे आप कंप्रेस कीजिए, दबाइए। तो इसको अगर आप दबाइएगा तो इसका जो मॉलिक्यूल है धीरे धीरे क्या होगा, प्रेशर डालिएगा तो पास आएगा। और जब गैस का मॉलिक्यूल पास आएगा तो फिर क्या बन जाएगा, लिक्विड। और उसको और कंप्रेस कीजिए, सॉलिड। यही कारण है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जब हम उसको गर्म मतलब कंप्रेस करते हैं, प्रेशर करते हैं, तो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ड्राई आइस भी कहते हैं। ड्राई आइस किसको कहते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस किए, पहले लिक्विड फॉर्म में आया, फिर और कंप्रेस किए तो सॉलिड फॉर्म में आ गया। तो प्रेशर के चेंज करने से, जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाइएगा तो पहले प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, तो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। एक चीज और है यहां पे, एक तो आपको बताया वेपराइजेशन, कि कोई भी सब्सटेंस अगर बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड से गैसियस फॉर्म में जाता तो उसको हम लोग वेपराइजेशन कहते हैं। अच्छा, एक चीज और बताना भूल गया, जो मेन चीज है, फिर हम लोग बात करेंगे इवोपरेशन पर भी, इसको छोड़ देते हैं। देखो ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल छोटा सा चीज था, भूल गए थे तो फिर याद आ गया तो बता देते हैं। जैसे अभी क्या है ना, ये एक जार है, इस जार के अंदर में आइस है, ठीक। जो भी टेम्परेचर हो, क्या हुआ कि हम यहां पे इसको हीट देना शुरू किए, एक कैंडल जला दिए, कैंडल जला, हीट दिए तो ये आइस जो है वो धीरे धीरे चेंज होगा, और चेंज होके क्या बनेगा, मतलब पहले चेंज करेगा, मतलब टेम्परेचर आया, टेम्परेचर आके मतलब 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस हुआ तो धीरे धीरे आप ऊपर में देखिएगा, नीचे नहीं, ऊपर में आपको, या नीचे में, पानी हमेशा आपको नीचे नजर आएगा। देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर पानी बन गया। बर्फ हल्का होता है तो ऊपर रहता है, आप बॉटल में भी देखे होंगे, बर्फ पिघलता है तो पानी नीचे वाला पोर्शन में रहता है ना, पानी बन गया। इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। अब आप इसको गर्मी दे रहे हैं, बर्फ पिघल रहा है, लेकिन टेम्परेचर राइज, टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस का 0 डिग्री सेल्सियस है, और ये तब तक है जब तक कि पूरा का पूरा बर्फ पिघल नहीं जाए। तो आखिर इसका हीट गया कहां, ये तो हीट लिया नहीं इससे, तो हीट लिया तो उसका टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं किया। तो एक्चुअली में क्या होता है कि वहां पे सिंपल क्या हो रहा है कि स्टेट जो है ना, मैटर का स्टेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, स्टेट। टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट है और स्टेट मतलब मैटर जो है अपना स्टेट को चेंज कर रहा है। उस समय जो वो हीट लेता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो उसको कहते हैं लैटेंट हीट। क्या कहेंगे उसको, लैटेंट हीट ऑफ, अब मान लो इसको लिखेंगे फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब यहां पर लैटेंट हीट मतलब कि जब तक लैटेंट हीट अगर आपसे कोई पूछे ना तो बोलिए कि द हीट दैट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट्स ऑफ मैटर, किसी मैटर का स्टेट को चेंज करने के लिए जितना हीट रिक्वायर्ड होता है
उसी को हम लोग लैटेंट हीट कहते हैं। वहां पे टेम्परेचर चेंज। अब चलिए, लैटेंट हीट समझ में आ गया कि वहां पर सिर्फ क्या जरूरत है, स्टेट चेंज करेगा, टेम्परेचर वहां पर चेंज ही नहीं हुआ। करते 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 ये पूरा का पूरा आपका आइस जो था वो चेंज करके क्या बन गया, पानी, पूरा पानी बन गया। अब अगर आप गर्म कीजिएगा तो अब बर्फ तो है नहीं कि स्टेट चेंज होगा, अब नहीं चेंज होगा, तो अब धीरे धीरे इसका टेम्परेचर राइज करेगा, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, अब ऐसे ऐसे टेम्परेचर राइज करने लगा। तो अब जो वो हीट लेगा उसको कहेंगे स्पेसिफिक हीट। ठीक है ना, उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का मतलब कि द हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर, टेम्परेचर को राइज करने के लिए जितना हीट चाहिए उसको हम लोग स्पेसिफिक हीट कहते हैं। स्पेसिफिक हीट का थोड़ा सा डाउट हो रहा है, तो स्पेलिंग देख लेंगे, ठीक ना। तो स्पेसिफिक हीट क्या होता है कि जिसमें टेम्परेचर राइज करता है। तो अब इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, इतना तक वो जो हीट लिया उसको हम लोग स्पेसिफिक हीट कहेंगे। जैसे ही पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया उसका पानी क्या बनेगा, वेपर, अब गैस बनने लगेगा। तो फिर देखिएगा आपका गैस चालू है, गैस चालू है, लेकिन इसका टेम्परेचर राइज अब नहीं करेगा, और तब तक राइज नहीं करेगा जब तक कि पूरा का पूरा पानी वेपर नहीं बन जाए। समझ में आया। तो फिर अब क्या हो रहा है कि अब टेम्परेचर सेम है और फिर स्टेट चेंज हो रहा है। तो फिर स्टेट चेंज हो रहा है तो वहां पर फिर कौन सा हीट होगा, लैटेंट हीट। लेकिन इस बार जो कहेंगे इसको कहेंगे लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि वेपर बन रहा है ना, तो उसको कहेंगे लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर, समझ में आई बात। तो यहां पर कहेंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसमें कि आइस चेंज करता है पानी में, और फिर अगर वाटर जो है अगर चेंज हो गया किस चीज में, वेपर में, तो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लैटेंट हीट का मतलब कि वहां पर टेम्परेचर राइज नहीं करेगा, सिर्फ जो सब्सटेंस है वो अपना स्टेट को चेंज करेगा। और स्पेसिफिक हीट में क्या होता है कि टेम्परेचर राइज करता। अब क्या होता है कि मान लीजिए कि आपको एक पानी है, गर्म पानी 100 डिग्री सेल्सियस, और एक वेपर है, ये भी आपका 100 डिग्री सेल्सियस, दोनों आपके हाथ में लग गया इस स्किन, इस पोर्शन पे। कहां ज्यादा जलेगा, किस केस में, इस केस में ज्यादा जलेगा कि इस केस में ज्यादा जलेगा, क्या है, दोनों का टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस है, ये काहे ज्यादा जलाएगा, ई जलाएगा ज्यादा, ई नहीं जलाएगा, दोनों का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो बराबर में जलना चाहिए दोनों में, तो बराबर जलेगा दोनों में, ऐसा सोचना चाहिए। नहीं सोच सकते हो, अरे किसके पास हीट ज्यादा है, इसके पास हीट ज्यादा है कि इसके पास हीट ज्यादा है, नहीं, इसके पास ज्यादा हीट है, चूंकि ये वेपर है ना, तो टेम्परेचर तो है ही, साथ ही साथ इसके पास एक्स्ट्रा जो है वो लैटेंट हीट है। बोले ना कि जो स्टेट चेंज करता है तो अपने पास एक्स्ट्रा हीट कौन से ऑब्जर्व करता है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इसके पास सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस जो हीट है ना वही है, लेकिन इसके पास एक एक्स्ट्रा हीट भी है जो टेम्परेचर के अलावा है, एंड दैट इज कॉल्ड लैटेंट हीट। और इसी कारण क्या होता है कि ये ज्यादा हमको हार्म्स करता है इन कंपेयर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस बॉयल वाटर। तो बॉयल वाटर आपको कम जलाएगा, लेकिन 100 डिग्री पर जो वेपर रहेगा आपको ज्यादा जला देगा। इसलिए देखते हो कि रोटी अगर मम्मी बना रही है, कभी तुम लोग भी बनाई होगी, तो अगर कभी फट गया, उसका वेपर निकल गया और कभी हाथ कहीं पर लग गया स्किन उसके पे, तो वहां पर फोका उठ जाता है। वही गर्म पानी अगर गिर जाता तो उतना असर नहीं पड़ता। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जो वेपर होता है उसमें एक्स्ट्रा लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, जिसके कारण वो ज्यादा बर्न करता है। क्लियर, चलिए, आई होप कि इतना कुछ थोड़ा समझ में आया होगा। स्पेसिफिक हीट, तो हीट दैट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर, लैटेंट हीट द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट्स ऑफ मैटर।
अब आता एक हो गया वेपराइजेशन भी समझा दिए कि जिसमें लिक्विड जो है वो गैसियस फॉर्म में चेंज होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेपराइजेशन। और वेपराइजेशन कब होता है, जब आप चाय बनाती है, चाय तो सब बनाती होगी, पानी बैठा दो सस्पेन में, गर्म करो तो वेपर बनकर उड़ने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन क्या होगा, अच्छा बताइए, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि लिक्विड को अगर गैस बनाना है, जैसे पानी को अगर गैस बनाना है तो उसके लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस। तो हम ऐसा करते हैं कि लीजिए अपने रूम में हम थोड़ा पानी गिरा दिए, अब क्या होगा, ये पानी तो नहीं सूखेगा, अब 100 डिग्री सेल्सियस उसको कहां से मिलेगा। अब गैस लेकर आए, वहां पर गैस लगा दें, चूल्हा माचिस कुछ उपाय करें, अब पानी यहां से कैसे इवेपोरेट करेगा, हमको तो यही टेंशन हो रहा है। अब अगर ऐसे छोड़ देंगे तो नहीं होगा, तो ये भी क्या होगा ना कि ये भी वाटर इवेपोरेट करेगा, मतलब कि यहां पर भी क्या होगा ना कि ये वाटर गैस बनेगा। लेकिन इस समय इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ही ये क्या करेगा, गैस बनेगा। तो इसको कहेंगे इवेपोरेशन, कि व्हेन लिक्विड चेंज इनटू गैस एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर, देन इट्स कॉल्ड इवेपोरेशन। वेपराइजेशन में क्या था कि लिक्विड अगर बॉइलिंग पॉइंट पे गैस बनता तो उसको वेपराइजेशन कहते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर अगर वो गैस बनेगा तो उसको इवेपोरेशन कहेंगे। तो अभी क्या होगा, इस पानी का क्या होगा, इवेपोरेशन होगा कि वेपराइजेशन होगा, इवेपोरेशन। कपड़े को हम भिंगा देते हैं, भिंगा के छत पे डाल देते हैं तो सूख जाता है ना, तो क्या वहां पे कपड़ा का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, नहीं, नॉर्मल जो उस समय टेम्परेचर होता है उसी पर इवेपोरेट करता है, तो इवेपोरेशन उसको कहते हैं। अब जो ये इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन है, वो किस बात पे डिपेंड करता है, तो पहला तो टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ज्यादा होगा। बाहर धूप एकदम कड़ाके की है, छत पे कपड़ा डाले नहीं कि 5 मिनट में सूख जाएगा, धूप एकदम कम है, ठंडे का मौसम है, डालोगे तो सूख भी नहीं करेगा, टाइम लेगा थोड़ा सा। सरफेस एरिया समझते हो ना, कपड़ा ले गए, व्हाट्सएप भी चला रहे थे, कपड़ा ले गए ऐसे छत पर डाल दिया, डाल के फैलाना उसको भूल गए, और फिर व्हाट्सएप चलाते चलाते नीचे चले आए, मम्मी 2 घंटा बाद गई कि कपड़ा तो सूख गया होगा लाने, तो देखिए जा ये तो मोड़ के रखा हुआ था, ऐसे ही भींगा का भींगा है, होता है ना, सूख जाएगा वो, मोड़ के रख के चली आओगे तो सूख जाएगा जल्दी, उसको फैला दोगी तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम सरफेस एरिया को बढ़ा दें तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है, मतलब तेजी से होगा। जैसे पानी अगर वहां गिरा है उसको फैला देंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा। ह्यूमिडिटी, उसके अलावा प्रेशर, इन सब चीजों पर भी डिपेंड करता है। तो इवेपोरेशन समझ में आया आपको। अब इवेपोरेशन कूलिंग में भी हेल्प करता है, ये हमारे शरीर को भी ठंडा रखता है। ये आप घड़ा जानते होंगे, घड़ा वाला एग्जांपल समझते हैं। ये घड़ा है, घड़े में रखा हुआ पानी ठंडा का, ओ मतलब कि थोड़ा सा बेढौल हो गया, कोई बात नहीं, अच्छा हम अपना घड़ा को मॉडर्न बनाएंगे, ऐसा थोड़ी ना है, हंसने की जरूरत नहीं है, घड़ा अब थोड़ा सा मॉडलाइज होगा, ऐसे है और फिर ऐसे है। चलिए अब मेरा घड़ा में स्टैंड लगा हुआ है नीचे, अब तो ठीक है ना, अब घड़ा में पानी रखा हुआ है। चलिए हम अपना घड़ा में यहाँ पे वो नल भी लगा देते हैं, ऐसा घड़ा देखी भी नहीं होगी, थोड़ा सा बड़ा नल लगाते हैं, और यहाँ पे चलिए अब ठीक बा। चलिए तो ठंड के मतलब गर्मी के मौसम में घड़े में मतलब पानी रखते हैं
और अब ना फ्रिज व्रिज आ गया है। तो पहले के ज़माने में तो ज़्यादातर लोग गर्मी के मौसम में बहुत सारे लोग घड़े खरीद के लाते थे और घड़ा में ही पानी रखते थे। और इसलिए रखते थे क्योंकि गर्मी के दिन में घड़े में रखा हुआ पानी ठंडा रहता था। दिमाग ये लगाना है कि आखिर ठंडा काहे रहता है, ये पानी गर्म काहे नहीं होता इसमें। क्या इसमें कौची था? पहले फ्रिज था का? अंदर में कोई फ्रिज, छोटा मोटा फ्रिज डाल दिया गया था, तो कैसे ठंडा रहता था? मिट्टी से क्या हुआ? तो ये कोई बात हुआ तो ऊपर से तो धूप आया तो मिट्टी तो गर्म होना चाहिए ना। देखो होता क्या है, मिट्टी बना हुआ ये सही है, तो होता क्या है कि घड़ा में क्या होता है कि बहुत सारा छोटा छोटा होल होता है इस सरफेस पे। पूरा इस सरफेस पे क्या होगा, छोटा छोटा बहुत सारा होल होगा, और उस होल से क्या होता है ना कि पानी जो होता है इस सरफेस पे आ जाता है ऐसे, ठीक है ना। ये पूरा सरफेस पे देखिएगा घड़ा जो होगा वो भींगा रहेगा ऐसे, ठीक, भींग गया। अब क्या हुआ कि ऊपर से हीट आया, सनलाइट, जैसे हीट आया इन सारे हीट को, ये जो पानी है ना ऊपर का सरफेस पे जो पानी है, सारा हीट को ट्रैप कर लिया। ट्रैप मतलब सोख लिया, ऑब्जॉर्व कर लिया, और ऑब्जॉर्व करने के बाद अपने आप को क्या कर दिया, इवापोरेट। ये पानी यहां से क्या हो गया, इवापोरेट, ठीक ना। इधर से जहां से कहो ये पानी यहां से इवापोरेट कर दिया, मतलब ये हीट को वो अंदर जाने ही नहीं दिया। पानी यहां से इवापोरेट कर दिया। जैसे ही यहां से पानी इवापोरेट किया, फिर घड़े के अंदर का जो दूसरा पानी था, क्योंकि होल है ही, तो अब फर्दर जो अंदर का पानी था ये जैसे इवापोरेट किया फिर वो बाहर आ गया। फिर हीट आया, फिर उसको इवापोरेट करने में लग गया। मतलब जब भी हीट आएगा, वो जो ऊपर का सरफेस का वाटर रहेगा वो उस हीट को ट्रैप करेगा और खुद को क्या कर देगा, इवापोरेट कर देगा। वो हीट को अंदर जाने ही नहीं देगा। और जब हीट अंदर आएगा ही नहीं घड़ा के अंदर, तो गर्म होगा कैसे? पानी गर्म तो तभी ना होगा जब हीट अंदर तक आएगा, और हीट अंदर आने नहीं देता है। कौन नहीं आने देता है? तो इस सरफेस का जो वाटर है वो। और ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू चलते रहता है, समझ में आया? ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहता है, और इसीलिए घड़े के अंदर का जो पानी होता है वो ठंडा होता है। तो आप समझ में आया होगा कि घड़े का पानी ठंडा रहने के पीछे भी रीजन किसका है, इवापोरेशन का। हमारे शरीर में जो स्वेट, पसीना निकलता है, तो वो भी हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, वो हमारे शरीर को गर्म नहीं होने देता है। जैसे ही हमारे शरीर को एक्स्ट्रा हीट मिलता है, हमारे बॉडी का जो वाटर होता है इवापोरेट कर जाता है, उस हीट को ट्रैप करता है, और ट्रैप करके इवापोरेट करता है और शरीर से बाहर निकल जाता है। फिर कुछ पसीना बाहर आ जाता है, फिर वो पसीना क्या करेगा, हीट को ट्रैप करेगा और इवापोरेट कर जाएगा। फिर कुछ पसीना बाहर आ जाएगा, फिर हीट को ट्रैप करेगा, अपने इवापोरेट करेगा। तो पसीना रहेगा ना, तो वो आपका जो भी बाहर से हीट आएगा उसको क्या करेगा, वो ट्रैप करते रहेगा, और उस हीट को आपके शरीर के अंदर नहीं जाने देगा। तो गर्मी में पसीना निकलना सही चीज है, वो आपके बॉडी के टेम्परेचर को ठंडा रखता है। अगर पसीना उसीना नहीं निकला तो वो जो गर्मी है वो आपके शरीर के अंदर घुस जाएगा, और फिर उससे आपको एक्स्ट्रा नुकसान हो जाएगा। आई होप थोड़ा बहुत क्लियर होगा। आप इतना पढ़ के रखिएगा, फिर फर्दर जो इसमें डाउट होगा हम कल इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक ना। चलिए।